Hello dear students, this one is my first lecture on the chapter Principles of Inheritance and Variation and this one is the chapter number 5 under Unit 7। तो यहाँ पे मैंने Unit 7 को क्यों मेंशन किया है, because this Unit 7 is one of the most important part of NCERT syllabus। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर NCERT का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम लोगों ने फॉलो किया होगा तब तुम लोगों को दिखाई देगा कि ये जो यूनिट 7 जो है, दिस यूनिट 7 एलोन कंटेन 18 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये यूनिट 7 से कितना मार्क मिलेगा तुम लोगों को एग्जाम में एज ए क्वेश्चन? 18 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ द हाईएस्ट मार्क कंटेन बाय ए पार्टिकुलर यूनिट अंडर HS सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इसलिए rather than बाकी चैप्टर भी, all the chapters are equally important for all of you, but the unit 7 is quite important because इसमें एक तो इसमें से कितना मार्क आ रहा है? 18 मार्क। तो तुम लोगों को अगर 18 मार्क को अच्छे से ग्रैब करना हो फॉर योर एग्जाम, तो यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, you have to be more precise about your topics and you have to be more sincere about this unit 7। clear? So that is why this one is very important to share with this information to all of you because this unit is very important। plus इस यूनिट में जितना भी चैप्टर है, स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या फिर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर देखो ये दोनों जो चैप्टर है, अगर ये दोनों चैप्टर किसी को अगर समझ में आ जाता है, इफ़ किसी का अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, then it will be the one of the most interesting chapter than rest of the other। ठीक है, मतलब अगर समझ में आ गया तो दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर किसी को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, देन यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन बायोलॉजी, खास करके ये सेकेंड ईयर में आके, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तुम लोगों को छोटा छोटा चीज़ इसमें तुम लोगों को अच्छे से ध्यान देना होगा। देन स्टडी एवरी टॉपिक सिंसियरली एंड स्लोली, समझ के पढ़ना होगा। ये नहीं कि कहीं रट्टा मार लिया, लिख लिया, क्वेश्चन कॉमन मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ समझना होगा तुम लोग को। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो मेरा जो थंबनेल है, थंबनेल में ऑलरेडी मैंने क्या लिखा है, देखो जेनेटिक्स। तो मैंने जो थंबनेल में जो 4 साइंटिस्ट का पिक्चर ऐड किया है, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है अलोंग विद द पी प्लांट, ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर जोहान मेंडल। देन सेकेंड पिक्चर इज ऑफ हुगो डी व्रीज, थर्ड पिक्चर इज ऑफ कार्ल कोरेन, एंड द लास्ट पिक्चर मीन्स द लास्ट पिक्चर फ्रॉम द राइट हैंड साइड वाज एरिक वॉन। तो मैं इस लेक्चर में बताऊंगा इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट पार्ट मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, देखो जेनेटिक्स। अभी यहाँ पे जेनेटिक्स का मतलब क्या है, सिंपली अगर या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। सिंपली अगर तुम लोग अगर एग्जाम में आ गया, अगर तुम लोग को डेफिनेशन को थोड़ा कॉन्साइज वे में अगर लिखना हो तो ये हमेशा याद रखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे मैं देखो 2 टर्म है, वन इज इनहेरिटेंस और दूसरा क्या लिखा है, देखो वेरिएशन। तो अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन इंडिविजुअल और not the one individual, we can say from one generation to the next generation। मतलब एक जनरेशन से लेके कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जब दूसरा जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स सिंपली अगर देखो वेराइटी, मैं बाद में आऊँगा वेरिएशन क्या है, वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट के साथ ऑफस्प्रिंग का क्या कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, वो हम लोग को अगर समझना हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन। तो ये जेनेटिक्स का मेन
क्या है व्हाट इज जेनेटिक्स। अभी मैं पूरा डेफिनेशन को तुम लोगों को समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब तो समझ में आ गया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स। ये हो गया द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। या फिर तुम लोग सिंपली लिख सकते हो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अगर सिंपल वे में तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, अभी देखो ये जो टर्म जेनेटिक्स जो है, द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बेटसन। मैंने सिर्फ यहाँ पे बेटसन लिखा है, बट यू कैन राइट ऑल्सो विलियम बेटसन। एंड द टर्म वाज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वर्क नहीं, ये ग्रीक वर्ड होगा व्हिच इज नोन एज जेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक थोड़ा इन्फॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक्स। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करूँगा क्योंकि ये चैप्टर में तुम लोगों के लिए जितना इजी वे में तुम लोगों को समझाओ उतना ही अच्छा रहेगा। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बेटसन। अभी यहाँ पे अगर देखो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया। देखो जेनेटिक्स में अगर देखो व्हाट आर द मेन एरिया ऑफ स्टडी और व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जेनेटिक्स इज द टू स्टडी। फर्स्ट पार्ट क्या है देखो इनहेरिटेंस, एंड सेकेंड पार्ट क्या है देखो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है देखो, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच पेरेंटल कैरेक्टर पास टू देयर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। यही है इनहेरिटेंस। सिंपली क्या है देखो, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर कहाँ पे ट्रांसफर होगा? टू देयर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन, दैट मीन्स फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन अगर कोई भी कैरेक्टर उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में अगर ट्रांसफर होगा देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, सिंपल वे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखो सिंपल में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। द पेरेंट एलिफेंट ऑलवेज यूज टू प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एलिफेंट से कभी भी राइनोसेरस या फिर काऊ का प्रोडक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स एस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेरेंट यूज टू ट्रांसफर देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल फॉर्मेशन हो रहा है, ये नहीं होगा। कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होगा उनका ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर जेनेटिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, समझ में आ गया। सेकेंड वन इज द वेरिएशन। वेरिएशन यहाँ पे अगर क्या है देखो, वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। सिंपल क्या है, वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बाय व्हिच प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग सेम टर्म है, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। इसमें इस लाइन को अच्छे से समझना होगा। अभी वेरिएशन का मतलब क्या है, हम लोग इजीली बोल देते हैं वेराइटी। अभी वेराइटी किसके बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे, ह्यूमन के साथ अगर काऊ का वेरिएशन हम लोग कंपेयर करेंगे तो ओबियस बात है वो क्या होगा, बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जेनेटिक्स में ये जो वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जेनेटिक्स में वेरिएशन का कॉन्सेप्ट किस में आता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन इज एक्चुअली बिटवीन ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, या फिर विद इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे होमो सेपियंस, ह्यूमन होमो सेपियंस का अगर देखो बहुत सारा ट्रेट है, जैसे निग्रोइड, मंगोलोइड, कॉकासोइड ट्रेट, मतलब ऑल ऑफ देम आर बिलोंग्स टू होमो सेपियंस बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर कितना वेरिएशन या फिर वेराइटी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएशन। या फिर सिंपली समझो पेरेंट के साथ जो ऑफस्प्रिंग होगा उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंसेस दिखाई देता है या फिर ऑब्जर्व होता है, उसी को बोला जाता है वेरिएशन। तो सिंपली समझो वेरिएशन क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन। नाउ यहाँ पे अगर देखो ह्यूमन न्यू फ्रॉम अर्ली एज 8000 to 1000 BC दैट कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने ये लाइन NCERT से लिया है बिकॉज दिस लाइन इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव।
बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल ने तो फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कोशिश किया था, बट बिफोर द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पीपल यूज टू नो दैट द रिप्रोडक्शन इज द मेन फैक्टर फॉर दिस वेरिएशन। सिंपल वर्ड में अगर जाओ, लोगों को पहले से ही पता था रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। किस टाइप का रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेन की फॉर वेरिएशन। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन होता है, ये सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया था, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस वेरिएशन प्रॉपरली। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, जब पहले से ही पता चल गया था कि रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है, देन पीपल यूज टू एक्सप्लॉइट द वाइल्ड नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग सिलेक्टिवली टू ऑब्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर। सिंपल इसका मतलब क्या है देखो, जब लोगों को समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द की ऑफ वेरिएशन, देन लोगों ने क्या किया, बहुत सारा वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल को रेंडमली या फिर सिलेक्टिवली यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ठीक है, सिलेक्टिवली यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस टू ऑब्टेन डिजायरेबल ट्रेट। मतलब सिंपली यहाँ पे अगर समझो, जस्ट एज ए एग्जांपल अगर तुम लोग देखो, सपोज एक पर्टिकुलर राइस प्लांट है। ठीक है, सिंपली एग्जांपल को अच्छे से ध्यान से सुनो। देयर इज ए पर्टिकुलर राइस प्लांट विच इज़ हाइल्डिंग। हाइल्डिंग मतलब उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बट दे आर लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज। समझ में आ रहा है? उस राइस प्लांट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट दे आर लेस रेजिस्टेंस टू डिजीज। ऑन द अदर हैंड देयर इज ए वाइल्ड रिलेटिव, मतलब वाइल्ड एक राइस प्लांट होगा, वाइल्ड रिलेटिव, जिसका क्या है, प्रोडक्शन बहुत कम है, बट दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीज। अभी सपोज सोचो, जब लोगों को ये पता चल गया कि रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द की ऑफ वेरिएशन, देन रेंडमली इन लोगों ने क्या किया, उस पर्टिकुलर हाइल्डिंग वेराइटी के साथ किसका ब्रीडिंग करवाया, द वाइल्ड रिलेटिव के साथ। आफ्टर ब्रीडिंग क्या मिला, वाइल्ड रिलेटिव का रेजिस्टेंस वेराइटी मिल गया, एंड द नॉर्मल वेराइटी का क्या मिला, यील्डिंग कैपेसिटी। मतलब जो हम लोगों को कैरेक्टर चाहिए था एक ही प्लेन में मिल गया। कैसे? बाय द ब्रीडिंग मेथड। तो यही है, मैंने इट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस जो मैंने थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया। तो थर्ड पॉइंट को मैं अगर फिर से रिपीट करूँ तो क्या होता है देखो, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस। वेरिएशन जो है उसको इन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, दैट वे आर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो ब्रीड सिलेक्टिवली टू ऑब्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर। जो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया वही है। तो जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, द वेल नोन इंडियन ब्रीड साहिवाल काउज इन पंजाब वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, मतलब द वाइल्ड काउ जो है उसको डोमेस्टिकेट करने के बाद, आफ्टर रैंडम और सिलेक्टिवली ब्रीडिंग के बाद जो काउ का वेराइटी डेवलप हुआ है, विच इज़ जनरली फाउंड इन पंजाब, उसका नाम क्या दिया गया, साहिवाल काउस। तो ये हो गया वेरिएशन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो वेरिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, एंड द वेरिएशन का मेन की विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेन की फॉर वेरिएशन। एंड एट द सेम टाइम जब ये वेरिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ह्यूमंस को, देन दे ट्राई टू ब्रीड बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज़ या फिर वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल ट्रेट। तो ये हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। एक हो गया इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज वेरिएशन। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिफोर गोइंग टू द चैप्टर इन डिटेल्स, वी हैव टू नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेगोर जोहान मेंडल, या फिर हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अबाउट द ग्रेगोर जोहान मेंडल, बिकॉज उस टाइम पे इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी अगर रिवोल्यूशनरी अगर किसी ने भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया होगा, दैट टाइम वाज ग्रेगोर जोहान मेंडल। उनका जो एक्सपेरिमेंट था या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था, विच वाज रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी।
ठीक है। तो व्हाट आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेगोर जॉन मेंडल हम लोग को यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे अगर देखो ही वॉज फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट, ग्रेगोर जॉन मेंडल क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ग्रेगोर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सेकेंड अगर देखो ही फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ गेमेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमेशा याद रखना, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ही वॉज बोर्न इन, इनका अगर देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, जेनेटिक मेंडल वॉज बोर्न इन सिलिसियन विलेज ऑफ हेजेंडॉर्फ, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ चेक रिपब्लिक इन रिसेंट टाइम, पहले ऑस्ट्रिया था, ऑन जुलाई 22 इन 1822। इनका बर्थ कब हुआ था, जुलाई 22 इन 1822। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ द सिलिसियन विलेज ऑफ हेजेंडॉर्फ, जो अभी चेक रिपब्लिक का पार्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, मेंडल जॉइन ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री। मेंडल ने कहाँ पे ज्वाइन किया, एक मोनेस्ट्री मतलब चर्च बोल सकते हैं हम लोग। तो मेंडल जॉइंड ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस ब्रून एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ओनली एंड स्टडीड बॉटनी एंड फिजिक्स। इन्होंने एज ए कहाँ पे ज्वाइन किया था, मोनेस्ट्री में ज्वाइन किया था। उस मोनेस्ट्री का नाम क्या था, सेंट थॉमस ब्रून। एंड कब ज्वाइन किया था, व्हेन ही वाज 21 years old only and he used to study on both on botany and physics, ठीक है। देन एक्चुअली इनका नाम क्या था, जोहान मेंडल था। देन ही वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मोनेस्ट्री। जब इनको अपॉइंट किया गया एज ए हेड ऑफ मोनेस्ट्री, देन द ग्रेगोर वर्ड इज एडेड टू हिज नेम। तो उनका नाम हो गया क्या, ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो ये ग्रेगोर नाम कब पर उनके साथ ऐड हुआ, आफ्टर ही वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट में अगर देखो, इन 1856 ही ऑब्जर्व्ड 2 टाइप्स ऑफ सीड प्लांट सीड्स इन पी प्लांट। इन्होंने कब ऑब्जर्व करना शुरू किया था, यूज्ड टू ऑब्जर्व पी प्लांट्स। पी प्लांट कब, इन 1856 ही ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, ठीक है। तो पी प्लांट कौन सा था, पाइसम सेटिवम। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड करके या फिर अलग कलर करके क्यों दिखाया, क्योंकि कभी कभी नीट एग्जामिनेशन में आ सकता है। इन व्हिच प्लांट जेनेटिक यूज टू एक्सपेरिमेंट हिज इन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज द पाइसम सेटिवम, ठीक है, पी प्लांट पे, ठीक है। एंड देन ही कैरिड आउट द हाइब्रिडाइजेशन बाय टेकिंग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया, कितना कैरेक्टर लिया, पहले ही यूज्ड टू ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन 34 कैरेक्टर, बट ही मिनिमाइज द कैरेक्टर। तो ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंटेड ऑन 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहाँ पे अगर देखो, व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स द क्वाइट ऑपोजिट। जैसे पी सीड में अगर देखो, एक पी सीड क्या होता है, राउंड होता है, राउंड एंड स्मूथ, जो हम लोग बोलते हैं स्मूथ राउंड। एंड दूसरा पी प्लांट में और एक टाइप का सीड है विच इज कॉल्ड श्रिंकल, ठीक है, मतलब उसका जो कवरिंग होगा वो राउंड या फिर स्मूथ नहीं होगा। जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर पी प्लांट टॉल है तो दूसरा पी प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। ड्वार्फ मतलब उसका ग्रोथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, द प्लांट इज ओरिजिनली ड्वार्फ वेराइटी का है। तो मतलब हर एक कैरेक्टर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सबका एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अवेलेबल था। तो ही यूज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। देन इन 1856 ही ऑब्जर्व 2 टाइप, अच्छा तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट पॉइंट में अगर जाओ, हिज पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग को याद करके रखना होगा नीट एग्जाम के लिए। ही पब्लिश्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, देयर इज ए पेपर विच इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, वाज पब्लिश्ड इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी।
in 1866. ठीक है, he used to publish this experiment on proceedings of ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी इन 1866. इन्होंने ऑब्जर्व कब से किया था? 1856 में. उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. इन्होंने पब्लिश कब किया? 1860. दैट मीन्स ही यूज टू टेक लॉन्ग 10 years फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. देन after publishing his work in the proceedings of Broun Society in 1866, his experiment was not recognized by contemporaries. ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज हिज कॉन्सेप्ट वाज टोटली न्यू टू एवरीवन, प्लस ही यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स to prove his experiment, so which is quite new to the biological world. Then his experimental proofs are rejected or not recognized in that period of time. Then he died in 1884 without getting any recognition for his work. इनका डेथ हो गया था 1884 में. But his work was accepted in the year 1990 after his death. ठीक है, 1884 में उनका डेथ हो गया था, बट आफ्टर हिज डेथ इन द ईयर 1900 हिज वर्क और हिज एक्सपेरिमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. ठीक है, अभी क्या है देखो, हाउ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड. देन इसमें से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. ठीक है, दिस वन इज, मैंने अलग से इसको क्यों समझाया, क्योंकि मेंडल ने उनका एक्सपेरिमेंट जो था 1884 में पब्लिश 1866 में पब्लिश किया था, बट देयर वाज नो रिकॉग्निशन. देन देयर आर 3 साइंटिस्ट. इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? हुगो डी व्रिस. मैंने जो थंबनेल में बोला था, हुगो डी व्रिस, कार्ल कोरेन एंड एरिक बोन. These 3 scientists rediscovered the principles of heredity which was proposed by Gregor John Mendel. ये जो 3 साइंटिस्ट था, these 3 scientists independently rediscovered the principles of heredity. ठीक है, then Hugo de Vries ने क्या किया? Hugo de Vries again published Mendel's work in, there is a particular famous journal which was known as Flora. ठीक है, तो हुगो डी व्रिस ने क्या किया? मेंडल का जो प्रिंसिपल्स था, प्रिंसिपल्स ऑफ इन या फिर हेरिडिटी के ऊपर जो उनका कॉन्सेप्ट जो था, फिर से उसको पब्लिश किया. कहाँ पे? कौन सा जर्नल पे? फ्लोरा पे, इन द ईयर 1901. देन हिज एक्सपेरिमेंट वाज अप्रूव्ड, और हम लोग बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, then Bateson, Punnett and other scientists found that Mendel's work was also applicable to animal. मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? only by using pea plant, but the concept was quite applicable to animals also. That means his concept was quite promising concept. Then तो इसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. तो रीडिस्कवर किन्होंने किया था? देयर आर 3 साइंटिस्ट, हुगो डी व्रिस, कार्ल कोरेन एंड एरिक वॉन. तो ये हो गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट. दिस वन इज देयर आर सेवरल रीजन व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल. फर्स्ट रीजन क्या है देखो, मेंडल सिलेक्टेड प्योर वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने किस टाइप का पी प्लांट को सिलेक्ट किया? प्योर वेराइटीज. यहाँ पे क्वेश्चन है, प्योर वेराइटी का मतलब क्या है? जो क्या बोले हम लोग, प्योर लाइन है. प्योर लाइन मतलब उसका कोई हाइब्रिड फॉर्म नहीं होगा. तो प्योर वेराइटीज ऑफ प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. सेकेंड क्या था? Second reason is a character chosen by Mendel has distinctive contrasting character. This one is also very important point. फर्स्ट पॉइंट क्या था? इन्होंने एक तो प्योर कैरेक्टर सिलेक्ट किया, और जितना भी प्योर कैरेक्टर्स इन्होंने सिलेक्ट किया था, हर एक कैरेक्टर्स का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी इन्होंने यूज़ किया था. जैसे अगर टॉल हुआ तो ड्वार्फ, और राउंड सीड हुआ तो रिंकल सीड. तो बाय दिस प्रोसेस जो जितना भी कैरेक्टर इन्होंने यूज़ किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट,
एक तो कैरेक्टर्स क्या था, प्योर लाइन था या फिर प्योर कैरेक्टर था या फिर प्योर वेराइटी था। एट द सेम टाइम एलोंग विद दिस प्योर वेराइटी ही ऑल्सो यूज डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट। फिर से मैं रिपीट करूँगा, जैसे राउंड हुआ तो रिंकल, टॉल हुआ तो ड्वार्फ, येलो हुआ तो ग्रीन, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब हर एक कैरेक्टर का ऑपोजिट कैरेक्टर भी इन्होंने यूज़ किया। थर्ड वन इज मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस फॉर 3 और मोर जनरेशन। इन्होंने सिर्फ एक जनरेशन का रिजल्ट देख के अपना कंक्लूजन नहीं दिया था, इन्होंने क्या किया, 2, 3 और मोर जनरेशन तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू रखा। देन फोर्थ, ही और मेंडल यूज टू यूज व्हिच प्लांट, पी प्लांट, मतलब पाइसम सेटिवा। तो पी प्लांट क्यों इन्होंने यूज़ किया था, बिकॉज पी प्लांट वाज आइडियल फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड या फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए पी प्लांट वाज आइडियल। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ही टूक केयर टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन एंड अनवांटेड पोलिनेशन। जो इस पार्ट को हम लोग कहाँ पे जाके पढ़ेंगे, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में जाके पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या अवॉइड किया, कॉन्टामिनेशन और अनवांटेड पोलिनेशन। कॉन्टामिनेशन बाय एनी काइंड ऑफ पैथोजन और एनी अदर पोलन ग्रेन, या फिर अनवांटेड पोलन ग्रेन से उन्होंने उसको अवॉइड करके रखा इनका एक्सपेरिमेंट, ताकि किसी भी तरीके का अनवांटेड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ना हो इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज। देन ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट व्हिच वाज यूजफुल फॉर ही स्टडीज। क्योंकि इसमें से क्या होता है, सैंपल साइज जितना होगा द चांसेस ऑफ एरर बिकम लेस। ठीक है, तो ये हुआ एक। एंड देन मेंडल यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट। दीज आर द रीजन्स व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या था, फर्स्ट वन इज ही सिलेक्टेड प्योर वेराइटीज ऑफ प्लांट। जितना भी वेराइटी लिया था हर एक का क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने सिलेक्ट किया था। ही स्टडीड इनहेरिटेंस फॉर 3 और मोर जनरेशन। ये नहीं कि एक जनरेशन को देख लिया इमीडिएटली इन्होंने एक पर्टिकुलर कंक्लूजन या फिर पेपर को पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं था। इन्होंने 3 और मोर जनरेशन तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देन पी प्लांट वाज आइडियल फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड, बिकॉज पी प्लांट का जो फ्लावर जो है क्लोज्ड फ्लावर होता है, तो कंटामिनेशन होने का चांसेस कम हो जाता है। प्लस ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स व्हिच वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी। तो दीज आर द रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। तो इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस। या फिर क्वेश्चन ऐसा होते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट इज वाई रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, देन हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ग्रेगोर जॉन मेंडल ने कौन सा प्लांट को यूज़ किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट को। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम सेटिवा। अभी क्वेश्चन है व्हाई मेंडल बाकी कोई प्लांट को यूज़ क्यों नहीं यूज़ किया, व्हाई ही यूज्ड पी प्लांट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर पी प्लांट। इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल मॉडल। इन्होंने मेंडल ने क्यों पी प्लांट को एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल सिलेक्ट किया, उसका रीजन अभी हम लोग को समझना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल मॉडल और व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो इसका रीजन अगर देखो, फर्स्ट तो हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट क्या है, प्योर वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वेयर अवेलेबल। जितना भी पी प्लांट होगा प्योर वेराइटी में होगा। प्योर पी प्लांट्स शोड ए नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जितना भी पी प्लांट का कैरेक्टर इन्होंने सिलेक्ट किया था, हर एक कैरेक्टर का क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब ऑपोजिट फॉर्म था। ठीक है, देन द फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ पी प्लांट इज सच एज टू अलाउ कंट्रोल ब्रीडिंग। ठीक है, कंट्रोल ब्रीडिंग मतलब हम लोग आर्टिफिशियली कैसे उसको ब्रीडिंग सक्सेसफुली करवा सकते हैं, उसके लिए भी आइडियल था पी प्लांट का फ्लावर। देन फोर्थ वन इज पी फ्लावर नॉर्मली रिमेन क्लोज्ड एंड अंडरगोज सेल्फ पोलिनेशन। उसमें कंटामिनेशन होने का चांसेस कम हो जाता है। एंड फिफ्थ वन इज इट इज़ एन एनुअल प्लांट, जिससे क्या होगा, उनका लाइफ स्पैन कम है। दैट मीन्स इन ए सिंगल ईयर देर आर, अगर
इन सिंगल ईयर सिंपली समझो 3 और मोर जनरेशन कैन बी ऑब्टेन इन सिंगल ईयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो पी प्लांट इज एनुअल प्लांट एंड दे कम्प्लीटेड देयर लाइफ साइकिल विद इन 3 to 4 month। अगर सिंपली समझो 4 month इज द ड्यूरेशन ऑफ देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल, देन इन 1 year कितना जनरेशन मिलेगा, 3 जनरेशन। या फिर अगर द ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ स्पेन इज अगर 3 years होता है इन ए पर्टिकुलर 3 month होता है इन ए पर्टिकुलर कंडीशन, तब क्या होगा 1 year में कितना जनरेशन मिलेगा, 4 जनरेशन मिलेगा। तो जितना जनरेशन मिलेगा सैम्पल साइज हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। सैम्पल साइज मतलब प्रूफ ज़्यादा मिलेगा, या फिर वाट आर द आउटकम ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, तो उससे हम लोग को एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है। द लास्ट वन इज ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड पर प्लांट। बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, ये तो हम लोग को पता है। एक पी प्लांट में सिंपल एक पी प्लांट का जो फ्रूट होता है उसके अंदर कितना से सीड हो सकता है, नियर अबाउट 4 to minimum 4 या फिर मैक्सिमम 7 तक हो सकता है। तो इससे क्या होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल साइकिल, ठीक है। तो ये हुआ और इक्वेशन। अभी व्हाट आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ऑपोजिट। इसमें से देखो कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। अभी यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स द कैरेक्टर व्हिच यूज टू सप्रेस द अनदर कैरेक्टर। जो कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर को सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, करेगा एक्सप्रेस किसी न किसी जनरेशन में जाके, बट अनेबल टू सप्रेस द अनदर कैरेक्टर, देन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, फर्स्ट मैंने कौन सा लिया है, प्लेंट हाइट। तो डोमिनेंट प्लेंट कौन सा है, टॉल हाइट का, एंड ड्वार्फ मतलब जो छोटा हाइट का जो प्लेंट होगा विच इज रिसेसिव। सेकेंड कैरेक्टर क्या लिया है, देखो फ्लावर का कलर। तो इन मोस्ट ऑफ द पी प्लांट पर्पल और रेड कलर इज द डोमिनेंट वन एंड रिसेसिव वन इज वाइट कलर। सीड कलर, इसमें भी डोमिनेंट या फिर रिसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट जो सीड कलर है वो है येलो, जो हम लोग को इजीली मार्केट में मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द पीसीडी इज येलो इन कलर। और जो ग्रीन कलर का होता है वो चीज़ रिसेसिव कलर। ये हुआ सीड कलर को लेकर। सीड शेप, इसमें अगर देखो राउंड इज द मोस्ट कॉमन पी सीड मतलब डोमिनेंट है, एंड रिंकल इज द रिसेसिव वन, ठीक है। देन पॉट कलर, पॉट कलर मतलब जो सीड का जो कवरिंग होता है। द पॉट कलर अगर देखो ग्रीन वन इज मोस्ट कॉमन, तो ग्रीन इज द डोमिनेंट वन, रिसेसिव वन इज द येलो। पॉड शेप्ड, पॉड शेप अगर देखो इन्फ्लेटेड मतलब जो मोटा होगा वो होगा इन्फ्लेटेड विच इज डोमिनेंट, एंड रिसेसिव कौन सा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। एंड देन द लास्ट फीचर इज द फ्लावर पोजिशन। तो डोमिनेंट फ्लावर पोजिशन इज द एक्सियल, एक्सियल मतलब साइड में, एंड टर्मिनल मतलब एट द एंड, या फिर सॉरी एक्सियल मतलब एलोंग विद द एक्सिस जो फ्लावर होगा, एक्सिस ऑफ द स्टेम जो फ्लावर होगा विच इज एक्सियल फ्लावर विच इज डोमिनेंट, एंड टर्मिनल मतलब एट द टिप या फिर कोई भी ब्रांच का टिप में जो फ्लावर होगा विच इज कॉल्ड टर्मिनल फ्लावर। तो दीज आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हिच वाज यूज्ड बाय मेंडल। तो ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव भी है, ये तुम लोग को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि नीट एग्जाम में ये आ सकता है। सिंपली अगर बहुत क्वेश्चन अगर बहुत ईजी हो गया तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। व्हिच वन इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड व्हिच वन इज रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो व्हाट आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, प्लेंट हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप एंड फ्लावर पोजीशन, ठीक है। तो दीज आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हिच वाज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कौन सा पढ़ लिया, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, या फिर व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल मॉडल, और एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, ये भी आ सकता है। एंड दूसरा व्हाट आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज्ड बाय पी प्लांट, ठीक है। एंड लास्ट जो हम लोग स्लाइड यहाँ पे पुटअप किया, देखो यही 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मैंने कलरफुल वे में या फिर कलरफुल एक इमेज तुम लोग को दिया है, अगर तुम लोग को, ताकि तुम लोग को ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखो सीड फॉर्म या फिर सीड शेप बोल सकते हो, देखो राउंड जो है, ठीक है, राउंड
एंड रिंकल, ठीक है। उसके बाद देखो सीट कलर, येलो वन इज़ द मोस्ट कॉमन, देन ग्रीन वन इज़ द क्या होगा रिसेसिव। पॉड शेप देखो इन्फ्लेटेड, ठीक है, मोटा होगा, एंड देन रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, वो थोड़ा उसका साइज टोटली डिफरेंट होगा इन्फ्लेटेड से। देन पॉड कलर, ग्रीन ज़्यादा दिखाई देता है, येलो बहुत कम। देन फ्लावर पोजीशन, जो एक्सिस एलोंग विद द एक्सिस मतलब मेन स्टेम के साथ जो फ्लावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल फ्लावर विच इज़ डोमिनेंट। एंड टर्मिनल मतलब ऑन टॉप, टिप में जो फ्लावर होगा उसको बोला जा रहा है टर्मिनल विच इज रिसेसिव कैरेक्टर। सीट कोट कलर यहाँ पे अगर देखो ग्रे और ग्रे ब्राउन एंड उधर क्या है देखो वाइट कलर, एंड देन टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट। दीज आर द फ्यू 7 pairs of contrasting character which was used by मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया 7 pairs of contrasting character। तो यहाँ तक मैंने जितना भी टॉपिक तुम लोगों को समझाया इसमें से क्या क्या याद रखना होगा, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स किस, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक्स, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट को लेके जेनेटिक्स डील करता है। वन इज इनहेरिटेंस एंड वन इज वेरिएशन। तो दोनों का डेफिनेशन तुम लोगों को समझना होगा। तो दैट मीन्स व्हाट इज जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कॉन्सेप्ट अबाउट द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो तुम लोगों को समझना होगा। देन मेंडल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। एंड देन द इम्पोर्टेंट वन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द व्हाई मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, why Mendel selected pea plant for his experiment, what are the 7 pairs of contrasting character used by Mendel। तो ये तुम एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लास्ट का जो 3 टॉपिक है, why Mendel successful in his experiment, why Mendel selected pea plant for his experiment as his experimental model, and then what are the 7 pairs of contrasting character used by Mendel, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। दिस वन इज द फर्स्ट टॉपिक, बट द कोर टॉपिक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। दैट इज वाई ये मत समझो कि ये फर्स्ट टॉपिक तो ऐसा ही निकल जाएगा, सेकेंड टॉपिक भी ऐसे ही चलेगा। सेकेंड जो टॉपिक होगा वही से तुम लोग का एक्चुअल जो जेनेटिक्स का जो पार्ट होता है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो तुम लोग वेट करो फॉर माय सेकेंड लेक्चर, एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस, एंड देन हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपलोडिंग वीडियोस, ठीक है। एंड बी सेफ, स्टे एट होम, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस यूनिट 7 इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ सिंसियरली हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करना।